नमस्ते, मैप इन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। बहुत दिन बाद आपसे इस प्रोग्राम में मुलाकात हो रही है। हालांकि पॉलिटी की सीरीज आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन मैप इन न्यूज कार्यक्रम पर थोड़ा ब्रेक लग गया था। आइए आज शुरू कर लेते हैं मैप इन न्यूज में। जहां से छोड़ा था उस सवाल को लेने के बाद अभी क्या क्या सवाल हो सकते हैं उनको देख लेते हैं। अमृत उपाध्याय 007 ये मेरा इंस्टा का एड्रेस है और अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर भी है। यहीं पर आपको PDF मिलती है। किन किन चीजों की मिलती है? मैप इन न्यूज की, पॉलिटी जो M लक्ष्मीकांत सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसकी, ठीक है। इसके अलावा नक्शे पर भारत भी अभी रुका हुआ है, लेकिन जल्दी ही शुरू करेंगे उसको। तो नक्शे पर भारत की भी PDF यहाँ मिलती है। न्यूज एट 9 प्रोग्राम की PDF आपको मिल जाती है यहाँ पर। तो इन सारे प्रोग्राम्स की PDF आपको कहाँ मिलता है? अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। इंस्टा पर आप सवाल पूछते हैं और जब जब ऐसा पॉसिबल होता है तो मैं सवालों का जवाब आपको इंस्टा पर देता हूँ। ट्विटर पर भी अमृत उपाध्याय 007 है। आइए शुरू करें। मैंने लास्ट टाइम जहां छोड़ा था आपसे सवाल पूछा था कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में, चलिए लंबा गैप हो गया, खबर भी देख लेते हैं। कूनो नेशनल पार्क इन दिनों चर्चा में है। इस साल पार्क में 8 अफ्रीकी चीते छोड़े गए थे। पहली बार ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रांसफर के जरिए ये चीते नामीबिया से लाए गए। अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जनवरी के अंत तक दक्षिण अफ्रीका से और 10 से 12 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में ले आया जाएगा। इसीलिए यह सवाल बना था कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में आपको इन कथनों को देखना था कि इसके लगभग मध्य से चंबल नदी की कोई एक सहायक नदी गुजरती है। पहला स्टेटमेंट यह था, चंबल की कोई एक सहायक नदी कूनो नेशनल पार्क के बिल्कुल बीच से, लगभग बीच से निकलती है। चंबल और बनास नदियों का संगम इसके पश्चिम में है। कर्क रेखा के यह दक्षिण में अवस्थित है। और आपको बताना था कौन से कथन सही हैं। एक बात आपको मैं बता दूं कि कूनो नेशनल पार्क को लेकर अभी तो आप खूब खबरें पढ़ रहे हैं, क्योंकि चीतों को ले आया गया, रिलोकेट किया गया, नामीबिया से यहां ले आया गया। लेकिन ध्यान रखिए, कूनो नेशनल पार्क के साथ कूनो नेशनल पार्क को गिर से शेरों को ले आकर यहां ट्रांसलोकेट करने के लिए भी वो काफी चर्चा में रहा है। और ये मामला बहुत पुराना है। इनफैक्ट जब चीते ले आए जा रहे थे तो बहुत से जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इसका विरोध किया था कि अगर आप चीता ले आएंगे तो फिर जो शेरों को ले आकर यहां बसाने की बात थी उस पर विराम लग जाएगा, वो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो 1995 में पहली बार सरकार ने यहां गिर के जंगलों से शेर, जिसे सिंह कहते हैं आप, इनको रिलोकेट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी 1995 में। लेकिन यह मामला लटका पड़ा रहा, ठीक है। और फाइनली एक केस की सुनवाई करते हुए 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 महीने के भीतर गिर के जंगलों से शेर को यहां ले आकर रिलोकेट कीजिए, ठीक है। लायंस को ले आइए और कूनो नेशनल पार्क में ले आके उनको छोड़िए। साथ ही उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अफ्रीका से ये जो चीते आने वाली बात है, ये भी 2009 में शुरू हो चुकी थी। तो अफ्रीका से जो चीते ले आने हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया था 2013 में कि चीता नहीं ले आना है। लेकिन फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बेसिकली कहा कि चीता ले आने से लायंस के रिलोकेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उस समय 2018 की बात है, जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप अफ्रीका से चीते ले आ सकते हैं, ठीक है, ले आ सकते हैं। तो 1995 में पहली बार शेरों के रिलोकेशन की बात को मंजूरी मिली। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 6 महीने के भीतर गिर के जंगलों से शेर ले आइए और यहां कूनो नेशनल पार्क में। और साथ ही जो अफ्रीकन चीते आने वाले थे उनको कहा कि चीते मत ले आइए। चीते ले आने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। NTCA ने बाद में कहा कि चीते ले आने से लायंस के रिलोकेशन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए 2018 में सुनवाई करते हुए फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अफ्रीकी चीते
आप ले आइए। तय ये हुआ था कि 21 चीते यहां रिलोकेट किए जाएंगे। टोटल पॉपुलेशन जो हो जाएगा चीतों की ये 21 हो जाएगा आने वाले समय में। तो एक लॉट आ चुका है आपको पता है, और दूसरे लॉट के आने की बात हो रही है, फिर तीसरा लॉट हो सकता है आएगा। ये भी आपको ध्यान पे रखना है, ये इशू बहुत खबरों में रहा था पहले। यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है आप चीता चीता पढ़ रहे हो और गिर के जंगलों से जो शेर को रिलोकेट करने की, सिंहों को रिलोकेट करने की बात थी, उस पर सवाल आ जाए। चलिए देखिए, यही है कूनो नेशनल पार्क, और ये मैप पूरा मध्य प्रदेश का मैप है। मध्य प्रदेश के मैप को जो देखेंगे तो उत्तरी हिस्से में आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है, यही यहां पर है कूनो नेशनल पार्क। और कूनो नेशनल पार्क में सवाल ये कह रहा है कि इसके मध्य से कोई चंबल की सहायक नदी गुजरती है। तो इसके ठीक बीचों बीच दरअसल कूनो नदी ही गुजरती है। इस नदी का नाम है कूनो नदी। तो कूनो नेशनल पार्क के लगभग मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? कूनो नदी गुजरती है, जो किसकी सहायक नदी है? ये चंबल है। तो ये चंबल की सहायक नदी है। अब चंबल की सहायक नदी में आप देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण नदी जो राजस्थान से होकर आती है, इसका नाम है बनास। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बड़ा लिख देता हूं, बनास नदी है। इधर पार्वती नदी है, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क के बिल्कुल मध्य से कूनो नदी है, और ये सब मिलते हैं। और अगर चंबल को आप देखेंगे तो यहां राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लगभग सीमा बनाते हुए ये आगे बढ़ती है। चंबल किसकी सहायक नदी है? ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है कि इसके मध्य से कोई एक ऐसी नदी गुजरती है जो चंबल की सहायक नदी है, वो कूनो नदी है और वो चंबल की सहायक नदी है। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि बनास और चंबल का संगम इसके पश्चिम में होता है। तो इसके पश्चिम में ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर आप देखेंगे कि यहां चंबल नदी में बनास नदी आकर मिलती है, क्योंकि बनास चंबल की सहायक नदी है। तो चंबल और बनास का संगम इसके पश्चिम में ही होता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यह कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। यहां ऐसे ही एक लाइन खींचा गया है, ये एग्जैक्ट लाइन नहीं है, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। ये कर्क रेखा है। मैंने एक एपिसोड में बताया था कि कर्क रेखा भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, लेकिन ये जो लोकेशन है ये कर्क रेखा के उत्तर में है, मतलब कूनो नेशनल पार्क कर्क रेखा के उत्तर में है, ना कि दक्षिण में। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब क्या हुआ? पहला स्टेटमेंट हो गया सही, दूसरा स्टेटमेंट हो गया सही, और तीसरा स्टेटमेंट कर्क रेखा के दक्षिण में होने की वजह से गलत हो गया। तो केवल 1 और 2 इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पर चलें। चलिए अब अगला देख लेते हैं। नेपाल में आपको पता है हाल ही में भीषण हादसा हुआ और बहुत ही दर्दनाक ये घटना थी। नेपाल के मिडिल ऑफ नेपाल के पास एक शहर है पोखरा। तो पोखरा में ही ये हादसा हुआ है, और ठीक लैंडिंग के पहले येती एयरलाइंस की विमान थी, उसको वो क्रैश कर गई, और भारत के भी इसमें 5 लोग मारे गए। भारत से गाजीपुर से कुछ लोग चढ़े हुए थे, उसमें से एक व्यक्ति फेसबुक लाइव भी कर रहे थे, और वो लाइव लैंडिंग के ठीक पहले शुरू हुई थी और उसी समय अचानक से यह हादसा हो गया। तो उस वीडियो को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे तुरंत ही कुछ ही सेकंड के भीतर केवल आग की लपटें दिख रही हैं। तो ये हादसा हुआ था नेपाल के पोखरा में, ठीक है। पोखरा की पोजीशन ये है, ठीक है, जहां हादसा हुआ, लगभग मध्य में नेपाल के। आइए नेपाल की स्थिति को देख लेते हैं। नेपाल के अगर बॉर्डर की बात करें तो आपको पता है कि एक तरफ से इसका बॉर्डर भारत से लगा हुआ है, और दूसरी तरफ तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के साथ ये बॉर्डर साझा करता है, जो कि टेक्निकली अगर बात करें तो चीन है, ठीक है। कभी सवाल में अगर तिब्बत आ जाए या फिर चीन आ जाए तो दोनों सही है, ठीक है। तो बॉर्डर इसके 2 ही हैं, एक तरफ से भारत, दूसरी तरफ से तिब्बत ऑटोनोमस रीजन या फिर चाइना। और
ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, आपको पता है। देखिए उत्तर और मध्य में ये वाला उत्तरी हिस्सा और ये मध्य हिस्सा, ये पूरा हिमालय का रेंज है, अलग अलग हिमालय के माउंटेन्स दिखेंगे आपको। तो पूरे नेपाल में ही यही स्थिति है कि उत्तर और मध्य वाले हिस्से में हिमालय का विस्तार है। और अगर आप उत्तरी हिस्से में बात करेंगे तो यहां महान हिमालय के कुछ बेहद महत्वपूर्ण पीक आपको मिलते हैं, जैसे धौलागिरी, ठीक है, अन्नपूर्णा, यहां लिख रहा हूं मतलब यहां नहीं है यहां जहां घेरा हुआ है, ठीक, मनसालू, इसी तरह एक है चोयू, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लोत्से, मकालू, कंचनजंगा, कंचनजंगा का विस्तार नेपाल के साथ साथ भारत में सिक्किम में भी है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, महान हिमालय के अगर मुख्य पीक देखेंगे यहां पर तो धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा, मनसालू, चोयू, माउंट एवरेस्ट, लोत्से, मकालू, कंचनजंगा, ये सब महान हिमालय के मुख्य चोटियां हैं, ठीक है। अब जो लेसर हिमालय है या लघु हिमालय जिसको आप कहते हैं, इसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। तो यहां पर इसको महाभारत रेंज कहते हैं नेपाल में। और जो शिवालिक वाला हिस्सा है, शिवालिक वाले हिस्से को यहां चुरिया हिल्स कहते हैं। तो इसके दक्षिण में, नेपाल के दक्षिण में चुरिया हिल्स है जो कि शिवालिक हिल्स है, ठीक है। और दक्षिण में जाएंगे तो ये पूरा जो ग्रीन वाला इलाका दिख रहा है ये तराई का इलाका है जो कि लो लैंड है, फुटहिल है, तो इसको बोलते हैं तराई, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है चर्चा में रहे स्थान पोखरा नेपाल, हा म्यांमार, जंजीबार केनिया, रबात मोरक्को, और कह रहा है कितने युग्म सही सुमेलित हैं। युग्म वाले सवाल 2022 में ही इंट्रोड्यूस हुए थे, आपको पता है कि कितने युग्म पूछे गए, इसका मतलब एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए, इसमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लग पाता। तो पोखरा नेपाल आपको पता है, अभी अभी विमान हादसा हुआ है, ये तो बिल्कुल ठीक है, एक युग्म तो सही है। हा की स्थिति क्या है, हा जो है वो भूटान में है, न कि म्यांमार में। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये हा वहां का एक नगर भी है, हा घाटी है, ठीक है, ये भूटान के पश्चिमी हिस्से में है, यानी पश्चिमी भूटान का पार्ट है। ये लोकेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने डोकलाम विवाद सुना है। यहां पर ये जो पूरा इलाका है, इधर हो गया सिक्किम, ये यहीं पर है, यहां आप बताएंगे, मैंने नक्शे पर भारत में भी बताया था, यहां कौन सा महत्वपूर्ण पास है, कौन सा दर्रा है सिक्किम और इस रीजन के बीच में। तो इस पास का नाम आपको बताना है कि ये कौन सा पास है। इसको कई बार हम लोगों ने पढ़ा भी है, और नक्शे पर भारत में तो हिमालय के दर्रे वाले में पूरा ही पढ़ा था। ये वाला जो पूरा रीजन है इसको बोलते हैं डोकलाम प्लेटू या डोकलाम पठार, ठीक है। और इसी पूरे रीजन में चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट चला था, यहीं पर है डोकलाम, ठीक है। तो हा जो है वो कहां पर है, ऑप्शन दे रहा है म्यांमार, लेकिन क्या होगा, भूटान। और डोकलाम विवाद के समय हा के बारे में बहुत बातचीत हुई थी, इसलिए ये वाला तो गलत है। फिर है जंजीबार। जंजीबार जब हम अफ्रीका का मैप देखेंगे तो यहां दिख रहा है केनिया, फिर तंजानिया और फिर मोजाम्बिक। तंजानिया के ठीक सामने इसके आइलैंड हैं जिसमें पेम्बा और जंजीबार है। तो देखिए तंजानिया ये हो गया, मेन पर आपने देख लिया ना लोकेशन, जब हम देखते हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, और फिर केनिया, तंजानिया और मोजाम्बिक है,
तो तंजानिया वाले हिस्से के ठीक सामने तंजानिया का ही आइलैंड वाला पार्ट है, उसको कहते हैं जंजीबार। इसको मसालों का द्वीप भी कहते हैं। और ये है पेम्बा आइलैंड। पेम्बा आइलैंड लौंग के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, क्लोव। और ये है जंजीबार, इसको कई बार मसालों का द्वीप कहते हैं। मसालों का द्वीप, ठीक है। तो किसका आइलैंड है ये? तंजानिया का ही आइलैंड है। तंजानिया का ही इसमें सेमी ऑटोनॉमस स्टेटस में है, तंजानिया के ही हिस्से में आता है। पेम्बा भी तंजानिया के ही हिस्से में आता है। और ऑप्शन में क्या दे रहा है? केनिया। तो हमने देख लिया कि केनिया है वहां पर, लेकिन वो केनिया का पार्ट नहीं है, बल्कि तंजानिया का पार्ट है, ठीक है। तो ये भी युग्म गलत हो गया। और चौथा है रबात। मोरक्को में रबात मोरक्को की राजधानी है, इस पोजीशन पर है रबात। क्या है? मोरक्को की राजधानी। कल पॉलिटी वाले क्लास में एक कमेंट आया कि सर आपकी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है, तो मैंने फिर से ये प्रण लिया है कि अब ऐसा लिखेंगे कि कुछ कुछ तो समझ में आए। और मैंने कल उस क्लास में बताया कि हैंडराइटिंग मेरी कॉपी पर ठीक है, यहाँ बोर्ड पर गड़बड़ हो जाता है, तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको ठीक कर लें। तो ये मोरक्को है, ठीक है, और ये अल्जीरिया है। अल्जीरिया और मोरक्को में भू क्षेत्र को लेकर विवाद चलते रहता है। अभी जो हालिया विवाद हुआ है ये एक फुटबॉल मैच को लेकर हुआ है। फुटबॉल मैच की प्रतियोगिता कराने को लेकर दोनों देशों के बीच हाल में कुछ तनाव हुआ है, ठीक है। तो खबरों में देखेंगे कि रबात ने, जैसे हम भारत के लिए कहते हैं ना कि नई दिल्ली ने ऐसा कहा, मतलब भारत ने ऐसा कहा क्योंकि राजधानी है। तो रबात ने इसको प्रोवोक करने के लिए अल्जीरिया की काफी उसकी आलोचना की थी। यह भी खबरों में आया था फुटबॉल मैच को लेकर। ऐसे भी मोरक्को और अल्जीरिया में तनाव चलते रहता है भू क्षेत्र को लेकर। तो रबात मोरक्को, ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? सही हुआ ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म इसमें सही है, ठीक है। देखिए ये वो मोरक्को वाली खबर है, प्रोवोकेटिव रीजनल फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर ये हुआ था। चलिए, कुछ दिनों पहले सोमालिया के मध्य शाबले क्षेत्र में आतंकी हमला हो गया। अल शबाब की तरफ से किए गए इस हमले में, अल शबाब कहां पर एक्टिव है? सोमालिया में। इस हमले में सोमाली सेना के अड्डे को निशाना बनाया गया, जिसमें दोनों तरफ से 25 से ज्यादा मौतें हुई। तो मेन बात है कि सोमालिया के शोबले क्षेत्र में अटैक हुआ और अल शबाब की तरफ से यह अटैक किया गया। सोमालिया को देखें अगर, तो अगर पूरे अफ्रीका के नक्शे पर देखेंगे तो सोमालिया ये रहा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या क्या आता है? इरिट्रिया, फिर जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। मुख्य रूप से तो यही चारों आते हैं, लेकिन कुछ संगठन ऐसा दावा करते हैं कि इसमें कुछ हिस्सा यहां, ये मैप पुराना है, यहां नीचे साउथ सूडान है, ठीक है। तो उनका दावा है कि इसमें कुछ हिस्सा सूडान का भी आता है, साउथ सूडान का भी आता है, युगांडा का भी आता है और केनिया का भी आता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें तो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, यही हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनता है इससे, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर सोमालिया में देखें तो बॉर्डर देख लेते हैं। बॉर्डर कहां कहां है सोमालिया का? एक तो जिबूती इसके बॉर्डर में है। ध्यान रखिए कि इरिट्रिया और सोमालिया के बीच में जिबूती है यहां पर, यानी इरिट्रिया के साथ सोमालिया बॉर्डर साझा नहीं करता। तो जिबूती के साथ करता है, इथोपिया के साथ करता है और केनिया के साथ करता है। यहां पर अदन की खाड़ी है, ये देखिए अदन की खाड़ी,
और इधर हिंद महासागर। इधर अरब सागर भी आ जाए तो अरब सागर भी ठीक ऑप्शन है। ठीक है, तो अदन की खाड़ी हो गया, हिंद महासागर हो गया, और इरिट्रिया को छोड़कर, इरिट्रिया नहीं है सोमालिया के बॉर्डर में, जिबूती है, ये वाला है जिबूती। ठीक है, फिर इथोपिया और इधर केनिया, यह इसके बॉर्डर बनाते हैं। इसके नॉर्थ में अगर बात करें तो कारकार माउंटेन्स हैं, उत्तरी सोमालिया में करकार माउंटेन्स। ठीक है, और पश्चिमी हिस्से में देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये इथोपियन हाईलैंड का हिस्सा है, तो इथोपियन पठार कह लीजिए या फिर इथोपियन हाईलैंड का विस्तार भी कहां है, सोमालिया में। ठीक है, मोगादिशु जो है वो हिंद महासागर की तरफ है, तट पर, जो इसकी राजधानी है। तो क्या क्या हो गई बातें, बॉर्डर हो गया, फिर उत्तर में इसके कारकार माउंटेन्स हैं, पश्चिमी सोमालिया जो है इसका इथोपियन हाईलैंड से का विस्तार है पश्चिमी सोमालिया में, और बाकी तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका हमने देख ही लिया, और पूरे अफ्रीका में हमने इसकी स्थिति देख ली। देखिए, सवाल है कि यह देश भूखमरी, सूखा, आतंकी हमलों और गृह युद्धों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहता है। इसके उत्तरी हिस्से में सहारा के प्रभाव में मरुस्थलीय क्षेत्र है, जबकि दक्षिणी हिस्से में समुद्री प्रभाव से कुछ वनस्पतियों का विस्तार है। भूमध्य रेखा इसके दक्षिणी हिस्से से गुजरती है, जबकि इसके उत्तरी तट पर अदन की खाड़ी का विस्तार है। यह देश है। ये सब जो सवाल होते हैं ना, ये आपके दिमाग को झकझोरने के लिए होते हैं कि आपके दिमाग को मतलब कैसे स्मार्ट तरीके से इस सवाल का जवाब आप निकाल सकते हैं, ये आपको देखना होता है। तो इसमें मुख्य मुख्य बातें, की पॉइंट्स जो हैं, पहला की पॉइंट्स तो आप देखिए कि इसके उत्तरी तट पर अदन की खाड़ी का विस्तार है। ठीक है, भूमध्य रेखा इसके दक्षिणी हिस्से से गुजरती है। अगर अभी बहुत जलवायु वगैरह पर न भी जाएं तो देखिए, अदन की खाड़ी का विस्तार है, इसका मतलब इसमें एक लैंडलॉक्ड कंट्री दिख रहा है इथोपिया, जो कि बाहर हो गया, इथोपिया तो नहीं हो सकता। जिबूती की पोजीशन यह है कि जिबूती के पूर्व में अदन की खाड़ी है, लेकिन इससे भूमध्य रेखा होकर नहीं गुजरती। इसके लिए आपको वो क्लास याद करनी पड़ेगी जिसमें मैंने बताया था कि अफ्रीका के किन किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है और ऐसे कितने देश हैं। तो जिबूती से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, इसलिए यह भी गायब। फिर है केनिया, केनिया से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कि दक्षिणी हिस्से से गुजरती है, जबकि केनिया के उत्तरी हिस्से से गुजरती है। और दूसरी बात कि अदन की खाड़ी के साथ केनिया का कोई नाता रिश्ता नहीं है। अब अगर इन दो पॉइंट्स को ही आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाकर देख लेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा, सोमालिया बचता है। ठीक है, फिर आपको यह नहीं करने की जरूरत पड़ेगी कि उत्तर हिस्से में सहारा का प्रभाव, मरुस्थलीय क्षेत्र है, दक्षिणी हिस्से में इसके कुछ वनस्पतियों का विस्तार है। पहला पॉइंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, यह देश भूखमरी, सूखा, आतंकी हमलों और गृह युद्धों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहता है। दरअसल ये सारे ही देश, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, केनिया, ये सारे कौन से हैं? ये वही हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले कंट्रीज। इन सारे देशों में भूख की समस्या है, आतंकवादी समस्या है, गृह युद्ध जैसी समस्या है, ये सारी समस्याएं इन सारे देशों में है। तो पहला पॉइंट तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, लेकिन आपको जो निकालना है वो गल्फ की ऑफ अदन की खाड़ी और भूमध्य रेखा, इसके जरिए आप आराम से आंसर निकाल लेंगे। तो इसके उत्तर में गल्फ ऑफ अदन है, जिबूती के पूर्व में है गल्फ ऑफ अदन, और जिबूती भूमध्य रेखा से होकर नहीं गुजरती। केनिया को लेकर अगर देखें तो उत्तरी केनिया से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, इसके दक्षिणी हिस्से से नहीं गुजरती, जबकि सवाल कह रहा है कि दक्षिणी हिस्से से गुजरती है। और इथोपिया का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये अदन की खाड़ी, ये तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो अदन की खाड़ी से कोई मतलब नहीं है, और केनिया का भी अदन की खाड़ी से कोई मतलब नहीं है, तो सोमालिया बचेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? सोमालिया।
तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए धैर्य। ऐसे सवाल क्यों बनाए जाते हैं, आप देखकर सवाल घबरा जाएं और इतने घबरा जाएं कि कुछ ना कुछ गलती कर दें, या फिर सारे समीकरण बैठा ही नहीं पा रहे हैं, अब एक एक फैक्ट पर चेक करेंगे, अगर टाइम लगेगा, फिर बाद में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा पहले वाले के लिए क्या सोचे थे। तो इसका बेस्ट मेथड है कि एलिमिनेशन मेथड लगाइए और एक एक पॉइंट को खारिज करते जाइए। चलिए, हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक चीन की आबादी में पिछले 60 सालों में पहली बार गिरावट दर्ज की गई है वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से। चीन की जनसंख्या करीब करीब 141 करोड़ है इस समय। बीजिंग नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 8.5 लाख की गिरावट जनसंख्या में हुई है। तो मूल बात है कि वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चीन को जनसंख्या को लेकर गिरावट दर्ज की गई है। अब चीन की बात कर लें तो चीन के बॉर्डर बहुत सारे देशों से लगते हैं, तो इसको हमेशा अलग अलग क्लब करके देखिए। पहला क्लब कीजिए रशिया, ठीक है, तो रूस हो गया। फिर देखिए मंगोलिया, ठीक है। फिर सेंट्रल एशिया के कंट्रीज में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और ताजिकिस्तान, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, क्या याद रखना है, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर साझा नहीं करते हैं चीन के साथ, ठीक है। ये याद रखना है कि सेंट्रल एशिया के दो कंट्रीज ऐसे हैं, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, यानी कि यूटी, ठीक है। यू से उज्बेकिस्तान और टी से तुर्कमेनिस्तान। अब यहां टी से कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि एक कंट्री ताजिकिस्तान भी है और ताजिकिस्तान करती है, तो यू तुर्क कर लीजिए, ठीक है, या यूटीआर कर लीजिए तो भी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान चीन के साथ बॉर्डर साझा नहीं करते। कौन से करते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। फिर इसमें यह याद रखना है कि किर्गिस्तान बीच में है, ठीक है, कजाकिस्तान नॉर्थ में है, बीच में किर्गिस्तान है और ताजिकिस्तान हमसे काफी नजदीक है, इंडिया से। तो यह भी याद रखना है कि बीच में किसकी पोजीशन है, किर्गिस्तान की पोजीशन है। तो एक तो हम यहां से बढ़े रशिया, एक क्लब क्या हुआ, रशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ठीक है। MKKRMKKT कुछ बना लीजिएगा इस पर, ठीक है। दूसरा जब हम करेंगे तो ध्यान रखना है कि पाकिस्तान चाइना के साथ बॉर्डर साझा नहीं करता। यहां अफगानिस्तान है, फिर ये इंडिया है, फिर नेपाल, तो अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, ठीक है, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। तो एक इधर बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 हो गया। अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो 7 और 5 12 हो गए। और एक यहां ध्यान रखना है कि नॉर्थ कोरिया बॉर्डर साझा करता है यहां पर और साउथ कोरिया बॉर्डर साझा नहीं करता, ये साउथ कोरिया है, तो ये बॉर्डर साझा नहीं करता। तो कुल 13 कंट्रीज का हिसाब लगा लीजिए, जिसमें से एक ऊपर क्लब कर लीजिए और दूसरा अफगानिस्तान से लेकर
वियतनाम तक। बढ़ते जाइए, ये तो आपको याद ही होगा। अफगानिस्तान के बाद भारत, भारत के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद लाओस, लाओस के बाद वियतनाम, ठीक है, और नॉर्थ कोरिया। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, इसके अगर पहाड़ी और पठारी इलाकों को देखेंगे, एक अल्ताई माउंटेन्स हो गया, फिर तिएन शान हो गया, ठीक है। तिएन शान और कुनलुन माउंटेन्स के बीच में तकलामकान डेजर्ट, ये तकलामकान है, और इधर वाला जो डेजर्ट है पूरा, ये गोबी डेजर्ट, ठीक है। गोबी मंगोलिया में भी है, जो कि शीत मरुस्थल है। तो दो तो डेजर्ट याद रखने हैं, दो मरुस्थल याद रखने हैं, एक तकलामकान डेजर्ट और एक गोबी डेजर्ट, ठीक है। इसी के बीच में यहां तरीम बेसिन है। फिर थोड़ा साउथ आएंगे तो तिब्बत का पठार, ये तो पता है आपको, और फिर हिमालय और ट्रांस हिमालय के रेंज। बात समझ में आ गई? तो देखेंगे हम कि पश्चिमी हिस्से में ही इसके ज्यादा सारे माउंटेन्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? अल्ताई से शुरू कर लीजिए, और एक मैप पर इस तरीके से ऐसे ही एक पेपर पर ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। यहां अल्ताई हो गया, ये अल्ताई, तिएन शान, फिर तकलामकान डेजर्ट, ऐसे बना लीजिएगा गोबी डेजर्ट, ठीक है। इसी में बना लीजिएगा तरीम बेसिन, फिर यहां बना लीजिएगा कुनलुन माउंटेन्स और अल्तुन शान, तो ऐसे ही कर लीजिए, कुनलुन माउंटेन्स और अल्तुन शान, फिर तिब्बत का पठार, फिर हिमालय और ट्रांस हिमालय के रेंज मिल जाएंगे, कैलाश रेंज भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बना लेना है, और एक एक अक्षर से उसको मार्क कर दीजिएगा। अगर महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो पूर्वी तिब्बत का पठार वाला हिस्सा है, पूर्वी तिब्बत के पठार वाले हिस्से से ही दांगली माउंटेन से निकलती है एक महत्वपूर्ण नदी, जिस नदी का नाम है यांगजी नदी, ठीक है। देख रहे हैं, पहले ये साउथवर्ड जाती है, फिर नॉर्थवर्ड जाती है, और जाकर अल्टीमेटली ये यांगजी नदी गिरती है ईस्ट चाइना सी में, पूर्वी चीन सागर में। पूर्वी चीन सागर किस महासागर का हिस्सा है, बताइएगा जरा कमेंट में। पूर्वी चीन सागर किस महासागर के तहत आता है? तो दांगली माउंटेन से ये नदी निकलती है तिब्बत के पठार के पूर्वी हिस्से से, और जाकर गिरती है कहां? ईस्ट चाइना सी में। एक और महत्वपूर्ण नदी है जो कि तिब्बत के पठार के पूर्वी हिस्से से ही निकलती है, इस नदी का नाम है येलो रिवर, और ये येलो रिवर जाकर गिरती है बोहाई में या फिर येलो सी में। बोहाई सी असल में येलो सी का ही पार्ट है। यहां आप जो देख रहे हैं ना, ये मार्जिनल सी है, तो बोहाई सी में गिरती है लोकेशन इसका, लेकिन ये अगर येलो सी भी आ जाएगा तो येलो सी भी सही है, क्योंकि ये येलो सी का ही पार्ट है बोहाई सी। ये येलो सी है और ये इसी का पार्ट है बोहाई सी, दोनों जुड़े हुए हैं। तो येलो सी को येलो सी क्यों कहते हैं ये भी पता अगर आपको हो तो अच्छा है। देखिए यहां है गोबी डेजर्ट, तो गोबी डेजर्ट से जो रेत उड़ के जाते हैं वो समुद्र की सतह पर वहां गिरते हैं, ठीक है। जो हवाएं रेत उड़ा कर ले जाती हैं, उन रेत की वजह से, वो पीली रेत होती हैं, तो उनकी वजह से वो जो समुद्र की सतह पर जब उनका फैलाव हो जाता है, गिरती हैं वहां पर, तो उसकी वजह से ये सी एरिया जो है वो येलो दिखता है, इसलिए इसको येलो सी कहते हैं, ठीक है। तो यहीं पर येलो नदी जाकर गिरती है, और येलो नदी भी तिब्बत के पठार के पूर्वी हिस्से से निकलती है। एक और महत्वपूर्ण नदी है जो तिब्बत के पठार से ही निकलती है, और तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिण की तरफ जाती है, म्यांमार से होते हुए बहती है और अंडमान सागर में जाकर गिरती है। अंडमान सागर में, ठीक है। इस नदी को कहते हैं साल्वीन रिवर, साल्वीन नदी। तो यह भी तिब्बत के पठार से निकलती है, लेकिन दक्षिण की तरफ जाती है, और दक्षिण की तरफ गिर के म्यांमार होते हुए बहती है, और म्यांमार होते हुए बहते हुए जाकर अंडमान सागर में गिरती है। तो एक ईस्ट चाइना सी में गिरती है
कौन सी? मान लीजिए अगर पूछे कि चाइना की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी जो ईस्ट चाइना सागर में गिरती है वो है यांगजी नदी। फिर येलो रिवर इसकी महत्वपूर्ण नदी है जो बोहाई सी या फिर येलो सी में जाकर गिरती है। और फिर साल्विन नदी एक महत्वपूर्ण रिवर है जो जाकर गिरती है अंडमान सागर में, लेकिन ये दक्षिण की तरफ जाती है तो म्यांमार होते हुए बहती है साल्विन रिवर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ये है कि चीन के भौगोलिक मानचित्र का अवलोकन करके आपको बताना है कि अल्ताई माउंटेन्स का विस्तार इसके दक्षिणी हिस्से में है, पहला स्टेटमेंट। गोबी मरुस्थल का संबंध इसके उत्तरी हिस्से से है। मध्य एशिया के सभी देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। आपको इसका आंसर अगर निकालना हो तो आपको पता है कि अल्ताई माउंटेन्स का विस्तार मुख्य तौर पर मंगोलिया में है, लेकिन अगर बात करें तो उत्तरी या फिर उत्तर पश्चिमी चीन के साथ, उत्तर पश्चिमी ही होगा लेकिन उत्तरी हिस्से से बिलोंग करता है ये अल्ताई माउंटेन्स, न कि दक्षिणी हिस्से से, तो ये गलत हो गया। फिर गोबी मरुस्थल का संबंध हमको पता है, गोबी मरुस्थल ये वाला है। ठीक है, तो गोबी मरुस्थल का संबंध इसके उत्तरी हिस्से से, तो ये ठीक बात है बिल्कुल। और मध्य एशिया के सभी देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। हम जानते हैं कि मध्य एशिया के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान मध्य एशिया के सिर्फ 3 कंट्रीज से ही लगता है। और किससे नहीं लगता है? यूटीआर से, यानी उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से इसकी बाउंड्री नहीं लगती है। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। तो इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा? केवल 2, ऑप्शन सी। जापान और प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपीय देशों के बीच एक पर्यावरणीय मुद्दे को लेकर एक मामला सामने आया है। जापान ने हाल ही में घोषणा की थी कि वो जल्द ही फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के वेस्ट वाटर को महासागर में रिलीज करेगा। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज भी है। आपको पता होगा कि 2011 में जब भूकंप आया था और सुनामी आई थी तो इस संयंत्र को भारी नुकसान हुआ था, फुकुशिमा संयंत्र को। और पैसिफिक आइलैंड फोरम ने जापान से इस वेस्ट वाटर के रिलीज को डिले करने की अपील की है। ठीक है, तो इस मुद्दे पर ही एक सवाल बना है जिसका जवाब आपको देना है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, क्यूशु, कौन सा विकल्प उपर्युक्त द्वीपों के उत्तर से दक्षिण के अनुक्रम को दिखाता है? 1 2 3 4, 2 1 3 4, 4 1 2 3 या फिर 3 2 1 4। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आज मैप इन न्यूज में इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई लिखाई कीजिए। और अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका PDF दे दूंगा, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगले एपिसोड में। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।